हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा सेक्शन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक रूप से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी यहाँ से उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में आते हैं योजना परियोजनाओं से रिलेटेड आते हैं कि किसके लिए क्या निर्धारित किया गया, कैसी योजना चलाई गई हैं। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बट हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसी के साथ साथ इस वीडियो के बाद जस्ट 100 क्वेश्चन भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जो आपके प्रत्येक एग्जाम, जो आपका यूपीपीसीएस हो गया, आरओ, वीआरओ, लेखपाल, यूपीएसआई या किसी भी एसएससी, जीडी, एसएससी के लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले पूरा का पूरा देखेंगे, पूरा नोट्स देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी मैं आप लोग को बताता जाऊंगा। आप उसे नोट डाउन करते जाएंगे तो आपका मुश्किल से 2 से 3 पेज में पूरा का पूरा इकोनॉमिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अप टू डेट है, इसमें सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का क्या होता है, वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का 3 वर्गीकरण है। एक आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो है इस कैटेगरी में आता है। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था भारत की कैसी अर्थव्यवस्था, तो आप बता सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख लीजिए। निजी संपत्ति का अधिकार होता है, अधिकतम लाभ का उपदेश होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, मांग और आपूर्ति का महत्व, राज्य सरकार के हस्तक्षेप का अभाव होता है, यानी इसमें राज्य सरकारें यानी कोई सी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वस्तु एवं सेवाओं की विविधता और गुणवत्ता इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हमें यूएस में देखने को मिलती है। इस प्रकार की व्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अगर बड़े तौर पर एग्जाम्पल में लीजिएगा तो आपको यूएस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अथवा राज्य अर्थव्यवस्था को कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? देखिए कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताया जा रहा है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आप कोई भी बड़ा एग्जाम देने जाएंगे या छोटा एग्जाम देना है तो कम से कम एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाए। कोई भी अर्थव्यवस्था जल्दी नहीं पढ़ना चाहता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग इसे ईजी वे में पॉइंट आउट पढ़ते जाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए समाजवादी व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का अर्थ व सामूहिक क्या होता है? स्वामित्व होता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिस पर राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें सरकार पर सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें रूस में देखने को मिलती है। ठीक है, एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमने देख ली है, एक रूस की अर्थव्यवस्था। यानी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारा यहाँ पर देखने मिला अमेरिका में, और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था वो कहाँ देखने को मिला? रूस में। इसके क्या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं: उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व यानी सभी का समान अधिकार होगा, केंद्रीकृत योजनाएं होती हैं, राज्य और सरकार का व्यापक भूमिका होती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था देखते हैं, इसमें भारत आएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती है। इसमें सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी रूप में कार्य करते हैं तथा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में देखने को मिलती है। आप देखते होंगे कई बार कि भारत में क्या पीएसयू बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, एनटीपीसी भी है, उसी के बारे में देखेंगे टाटा पावर भी है, रिलायंस पावर भी है। तो ये निजी भी है, सार्वजनिक कंपनियां भी हैं। तो आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह की अर्थव्यवस्था कैसी है? जिसमें दोनों का समावेश मिलेगा, यानी आपको पूंजीवादी भी मिलेगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था को, दोनों तरीके की चीज़ें देखने को अगर आपको मिलती है तो उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, सिंपल में। और ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया भारत।
ठीक है, तीनों अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, आर्थिक नियोजन होता है, भारत में आर्थिक नियोजन बहुत सारी चलाई जाती है, सरकार की नियामक के रूप में भूमिका होती है। आइए देखते हैं आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और हम लोग इसको पॉइंट आउट हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। आइए देखिए, राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। इसमें राज्य के द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। मेन पॉइंट याद रखिएगा, एक निश्चित अवधि, यानी जैसे 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, भारत में आप 7 ईयर प्लान आप सुने होंगे, तो उसका काम होता है एक निश्चित समय अवधि बनाई जाती है और उसमें क्या होता है, उन लक्ष्यों को क्या होता है, प्राप्त करना होता है, ठीक है। यानी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से उसका क्या करना है, अपना विकास करना है या डेवलपमेंट करना है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन को रूस में अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में अपनाया गया था, रूस में अपनाया गया। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने रखा था, 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लानिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में दिया, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहला इंपॉर्टेंट है, कहाँ पिया, भारत में कैसे शुरुआत हुई, 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक जो है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए, चलिए देख लीजिए। अब देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो समिति होती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब की गई थी, 1938 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, किया था, जो कि 51 जो 91 हरिपुर अधिवेशन में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 2 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। एक आपको इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पर मिल गया, 2 इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, देख लीजिए। तो ये जितने मैंने अंडरलाइन किए हुए, जिसको मैंने बॉक्स बनाया है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1934 याद रखिएगा, फिर 1938 जस्ट 4 साल बाद, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बॉम्बे प्लान आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखिए। 1944 मुंबई में 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय जो पूंजीवादी योजना पेश की, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। अब आता है यहीं पे योजना आयोग, जिसके स्थान पे आज नीति आयोग चलता है, ठीक है। तो पहले योजना आयोग देखेंगे, फिर हम लोग नीति आयोग भी देखेंगे। देखते हैं योजना आयोग, ताकि हम कंपेयर करके याद कर सकें। देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना का निर्माण करने के लिए देश के जो संसाधनों के अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। केसी नियोगी की सिफारिश, केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1985 में क्या हुआ, योजना आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है। अभी वो आपका आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एक बैंक का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो ये बहुत बार ये पूछा था। सीधे आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 90-50 नहीं देता है। क्वेश्चन आजकल ये देता है 15 मार्च कर देगा, 20 मार्च कर देगा, ठीक 21 मार्च कर देता है। तो कन्फ्यूज नहीं होगा, ये 15 मार्च है। यहाँ मैं आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 90-50 सबको याद रहता है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 मार्च। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, तथा प्रथम अध्यक्ष कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। अब देखिए, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग ने ले लिया है। यानी पहले जो योजना आयोग था उसकी जगह पे कौन आ गया, नीति आयोग। तो जितने पॉइंट मैंने बताया उसे आप नोट करते चलिए। देखिए ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आगे, जब इस वीडियो के जस्ट बाद 100 क्वेश्चन जो आपको सीरीज कराई जाएगी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी योजनाएं जो अभी आप इसमें आगे पढ़ेंगे वो सभी आएंगे। तो लगातार वीडियो को आराम से देखते रहिए, आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी,
स्थापना 1992 में की गई थी। इसकी बैठक जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ठीक है, और ये क्या करता था, जो योजना आयोग जो प्लानिंग बनाती थी उसको क्रियान्वयन के लिए, यानी उसको संचालित करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता था, ये राष्ट्रीय विकास परिषद बताती थी और उसको अरेंज कराती थी, चीज़ों को व्यवस्थित कर तरीके से। ठीक है, और देखिए नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, 2015 से लगातार पूछा जा रहा है, किसी न किसी छोटे बड़े एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कब बनी थी नीति आयोग की स्थापना, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। ठीक है, ये क्या है? एक थिंक टैंक है, यानी सोचने की। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के कौन होंगे? प्रधानमंत्री। वहाँ भी याद रखिएगा अध्यक्ष कौन होता था? भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री थे। संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्य पूर्व श्लोक विशेष जो आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। और प्रमुख कर्मचारी अधिकारी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। याद रखिएगा इन तीनों लोगों का नाम। एग्जाम में आपको किसी तरीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की गलती ना हो आपसे। आइए अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक उसी को यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज में दिया गया है। इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं, केवल सिंपल चीज़ें आप समझिए। प्रथम पूछा जाता है, याद रखिए कब से चलता है? 51 से 56 तक। मॉडल पूछा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। तो याद रखिएगा कौन सा मॉडल था? हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पंचवर्षीय योजना जो मॉडल था उसको बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। पहला हेराल्ड मॉडल, दूसरा महालनोबिस मॉडल। इस योजना को उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना तथा उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, समाजवादी समाज। इस योजना के अंतर्गत भिलाई लॉ इस्पात छत्तीसगढ़, जो कि यूएसआर जो रूस वर्तमान में के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला लॉ इस्पात उड़ीसा, जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गपुर इस्पात संयंत्र वेस्ट बंगाल, जो कि यूके के सहयोग से बनाया गया था। इटालियन कोच फैक्ट्री का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ, ये देखिए द्वितीय मैंने क्यों वाला पूछा था, कई बार ये पूछ देता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये और ये योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी। इतने सारे क्वेश्चन जो बनते हैं जो वो आपके सामने हैं। ठीक है, पूछेगा राउरकेला किसके सहयोग से बना, तो याद रखिएगा जर्मनी के। दुर्ग इस्पात जो है आपका जो प्लांट है किसके? यूके के सहयोग से बना। भिलाई यूएसएसआर के सहयोग से बना। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, एग्जाम जाने से पहले एक बार वीडियो देख के जाइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। यह योजना जे सैडी सुखमय चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल से प्रभावित थी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर बनना। इस योजना के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट जो है की स्थापना की गई, जो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोकारो स्टील प्लांट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस योजना से इसके अंतर्गत एफसीआई, आईडीबीआई, एमएसपी का भी स्थापना किया गया। योजना अवकाश कब से कब तक रहा है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। योजना अवकाश कब से कब से समय दे देगा? 66 से 69। ठीक है, चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी, इसीलिए 3 वर्षीय योजना बनाई गई, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। ये इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखते हैं। यह पंचवर्षीय योजना DR गडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था। आत्मनिर्भर की अधिकारिता पर
परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, तो याद रखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। यहीं पे आपका 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का आयोजन इसी काल में हुआ। यानी जो क्रांति है फ्लड या श्वेत क्रांति जिसे हम लोग जानते हैं, वो कब शुरू हुआ था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आइए देखते हैं आगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिए। इस योजना में गरीबी उन्मूलन पूछा जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या किए होंगे या करेंगे, जो भी हो, तो आप इस योजना के बारे में बहुत देखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर को। सामान्य वितरण प्रणाली तथा पूर्ण सम नीति के विकास को महत्व दिया गया। ठीक है, वितरण प्रणाली जो देखते हैं कि फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, इस टाइम कोरोना का टाइम में भी 5 kg अनाज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस तरह की जो वितरण प्रणाली है उसको कब किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आरबीआई की स्थापना की गई, जिसमें प्रथमा बैंक मुरादाबाद में खोला गया। ठीक है, आरबीआई बोल रहा हूँ, सॉरी, आरआरबी की स्थापना की गई। ठीक है, और प्रथमा बैंक मुरादाबाद में खोला गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना में शुरू किया गया। पूछा जाता है काम के बदले अनाज किस कार्यक्रम में शुरू किया गया था, तो इसी योजना में, याद रखिएगा। कौन, पांचवी। दो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही और एक ही है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कब मनाया जाता है, तो 17। गरीबी खत्म होगी तो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब देखिए अनवरत योजना, अवकाश काल हमने एक देखा था 66 से 69 तक, 1966 से 1969 तक। अब देखिए अनवरत योजना 1978 से लेके 1980 तक चली। ठीक है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मॉडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। ठीक है, अनवरत योजना पूछा जाता है, सन पूछा जाता है इसके बीच का, याद रखिएगा। आइए देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पद्धति, देखिए जो जितने मॉडल है, मॉडल तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेराल्ड मॉडल, मालोनोविस मॉडल, तो जितने मॉडल आपको मैं बताते आ रहा हूँ, इसे याद करके जाइएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। इस योजना के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और नाबार्ड की क्या की गई, स्थापना की गई। नाबार्ड, तो याद रखिएगा, नाबार्ड कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। 1982 में एक्चुअली इसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड की। तो याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, 1985 से 1990 तक चली। देखते हैं इसमें क्या किया गया। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी। इस का उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर कमी, ऊर्जा प्रबंधन तथा आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय का फल था। इस योजना के अंतर्गत रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया और सेबी की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, सेबी की स्थापना कब की गई थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, योजना अवकाश फिर हो गया 1990 से 1992। ठीक है, 1990 से 1992 तक राजनीति और क्या थी, स्थिरता तथा आर्थिक संकट का एक वर्षीय योजना बनाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, स्वर्णिम मानव विकास का उद्देश्य शक्ति। इस योजना का आरंभ किया गया। मिड डे मील इंपॉर्टेंट है, अभी मिड डे मील का नाम बदल दिया गया है, तो आप इसका नाम बताइएगा, मिड डे मील का क्या नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, करंट में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इस चैनल पर भी करंट नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग पढ़े जरूर होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो बताइएगा मिड डे मील का क्या नाम रखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह लाया था, यानी 1995 में। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में ले चलिएगा आप, ये पूछा जा सकता है आपके कभी भी एग्जाम में। 9वीं पंचवर्षीय इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास बल दिया जाए। सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, याद होगा, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसमें 8% GDP हम लोगों ने वृद्धि दर प्राप्त की थी। 11वीं पंचवर्षीय इस योजना का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना था। समावेशी विकास का, समावेशी यानी इंक्लूसिव, यानी सभी
लोगों को साथ लेकर चलना है, सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना होता है समावेशी विकास। इसके अंदर द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया तथा राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि बीमा की क्या की शुरुआत की गई थी। कितनी चीज़ शुरुआत की गई देखिएगा, द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि की क्या की गई, शुरुआत की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना को उद्देश्य तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। कब से कब तक था ये, 12 से 17 तक। लेकिन इसी बीच में क्या आ गया, 2015 में नीति आयोग, क्या लक्ष्य रखा गया, ये पर्यावरण का संरक्षण करना था। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हरित क्रांति के बारे में, अभी हम लोग हरित क्रांति पढ़ रहे थे, पूरी हरित क्रांति के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे बता भी सकते हैं। देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीजों, कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता को क्या करना था, बढ़ाने पर जोर देना। सप्त हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम, किसने किया था, आपका डॉक्टर विलियम गेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन कब हुई थी, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 1966 से 1967 में प्रारंभ किया था। इसका श्रेय किसे जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद होगा या नहीं याद होगा तो आप अच्छे से कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है। लेकिन भारत में देखिए नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में अगर पूछेगा यही क्वेश्चन कि भारत में किसको जाता है, तो किसको ये जाता है, MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। जो इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पे आज जो आप MSP सुनते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आज देने की बात हो रही है, वो सारी चीज़ इन्होंने ही बताई थी, ठीक है, उस टाइम, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं और इन कमेटियों के सुझाव को भारत में लागू किया जा रहा है। 2006 में विज्ञान कांग्रेस में APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। तो द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, याद रहेगा। अब तो कोई यहाँ से डाउट होना नहीं चाहिए, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब भी पूछे भारत में कब हुई हरित क्रांति, तो 66 याद रखिएगा। पूछेगा कि कौन किसको श्रेय जाता है, तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। पूछेगा भारत में, तो MS स्वामीनाथन का नाम। और द्वितीय पूछा जाएगा हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो 2006 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी सेक्शन ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्य से। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य मछली उत्पादन, पूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। देखते जाइए, रजत क्रांति अंडा, पीली क्रांति तिलहन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। नेक्स्ट लाल क्रांति, तो टमाटर और मांस उत्पादन, याद रखिएगा। कई बार लोग कहते हैं नहीं टमाटर के लिए मांस कहते हैं, तो टमाटर और मांस दोनों के लिए है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एग्जाम में आए तो देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है वो आपसे। गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। तो इतनी सारी क्रांतियाँ चलाई गई हैं और इन क्रांतियों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कभी कभी मिलान करने के लिए देता है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बताओ। बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा अगर आपको याद करने वाली बात ही नहीं है। मतलब 1-2 बार अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे या ध्यान से सुन लेंगे तब भी आपको ये याद हो जाएगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिसकी भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर वर्जिन कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ये देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अभी ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार इम्पॉर्टेंट है। आज भी अभी भी सुधार की बात हो रही है कि बैंक में रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार हो, और अभी तक सुधार चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधार बंद हो गया है। भारत का पहला जो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये याद रखिएगा, थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड आपको है। आपको बहुत सारे, मैंने बोला ना आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम शॉर्टकट में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। हालांकि यह बैंक 1832 ईस्वी में काम करने और संचालन करना क्या कर दिया था? विफल हो गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक स्थापित किए। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन्हें देख लीजिए, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। इन तीनों बैंकों को बाद में 1921 में एक एकल बैंक में मिला दिया गया, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? याद रहेगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनता है? तो 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, और कई बार 1949 दे देता है और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर 1949 मार भी देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद में 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा, जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 तक था। 19 अप्रैल 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। केवल उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये टोटल 14 बैंक है। कोई मतलब नहीं, इनका नाम पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कि राष्ट्रीयकरण कौन, बस ये याद रखिएगा, सन याद रखिएगा कब क्या बना। ठीक है, पहला बैंक क्या था? तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, 1832 में इसने काम करना बंद कर दिया। 3 उस टाइम हमारे बैंक थे, बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में। और 1773 का रिलेटिव पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बताने इसे प्रिंसिपल बैंक का क्यों कहा गया? 3 बैंक को 1921 में एकल बैंक बना गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो पूछता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, किस सन में? याद रखिए। देखिए, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं, बोलते अरे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा समझने वाली कोई बात ही नहीं, थोड़ा सा रटिए। ठीक है, और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, क्लियर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 14 बैंकों के बारे में नहीं पूछा जाता। अब देखिए, 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो बस 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको यहाँ समझ में आ गया चीज़ें। भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था पहला बैंक भारत में? भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक अवध वाणिज्यिक बैंक 1881। भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, PNB। ठीक है, कौन थे? लाला लाजपत राय। बैंक के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। 1894 पहला पूर्ण स्वदेशी जो बैंक था वो था CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911। तो बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट मिल रहे हैं, बस अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसे याद रखिएगा। आपको इसे याद रखना है। ठीक है, आपको एक इसे याद रखना है और एक आप ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में पहला विदेशी बैंक कौन था? HSBC, अभी भी है। ठीक है, इसके ATM लगे होंगे, देखे होंगे, बैंक भी है ये। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक है। विलय के बाद भारत में कुल 12 PSB, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वर्तमान में। टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, इंपॉर्टेंट, सबको पता है। भारत में केंद्रीय बैंकों की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कई बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ये और ये। किंतु RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
देख रहे हैं, यहाँ आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है। 1949 में क्या था, आरबीआई भारत में बैंकों का क्या है, बैंक है। मौद्रिक नीति जब भी आती है तो कहीं ना कहीं आरबीआई का नाम आता है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ तय करने का काम यही करता है। ठीक है। सीडी देशमुख आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय क्या बने, आरबीआई के गवर्नर क्या थे, जनरल थे। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, बम्बई में। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर है, जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। एक उपलब्धि एक तरह से कहा जाए तो याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। अमिताभ घोष जो हैं सबसे कम समय के लिए गवर्नर हैं। बेनेगवाल रामा राव सबसे अधिक समय तक रहे। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है, ना कि आरबीआई। एग्जाम में कई बार देता है और लोग आरबीआई मार के चले जाते हैं, कई लोगों को ये गलती होती है, तो ये करता है वित्त मंत्रालय। आरबीआई सिक्कों की ढलाई नहीं करता है, ये बात ध्यान में रख के चलिएगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा, वर्तमान में कौन है, तो कौन है, शक्तिदास, जो आपके शशिकांत दास है, शक्तिकांत दास, सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, शशिकांत दास याद रखिएगा, जो वर्तमान में है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गई होंगी, आई होप। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल थे स्मिथ, कई बार इनके बारे में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर जनरल कौन है, सीडी देशमुख। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से जितने भी अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एक बार अच्छे से देख लेंगे इस पूरे का पूरे पैराग्राफ को या पूरे के पूरे वीडियो को, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, 10 के नोट पे सूर्य मंदिर, 20 के नोट पे अशोक स्तंभ, 50 के नोट पे कर्नाटक हम्पी, 100 के नोट पे रानी की वाव। अभी जो लोग पेट का एग्जाम दिए होंगे, ये क्वेश्चन पूछा था, कई लोगों कॉमन सेंस काम नहीं किया, मॉर्निंग शिफ्ट का साथ पेपर था कि इवनिंग शिफ्ट का, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था। अरे कम से कम अपना पॉकेट से अगर नोट निकाल के देख लेते तब भी आपका एक क्वेश्चन सेव हो जाता है। बाद में कई लोग सोच रहे थे ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे, ये क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी पेपर में लगाइए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको पेपर में ही। 200 के नोट पे सांची का स्तूप, 500 के नोट में दिल्ली का लाल किला, 2000 के नोट पे मंगलयान। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अब एक बार तो पेट में पूछा जा चुका है, आगे की पता नहीं संभावना, बट बैंकिंग वाले तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सुधार से संबंधित समितियाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चक्रवर्ती समिति, एवं गोईपोरिया समिति, नरसिंहम समिति, वर्मा समिति, दामोदर समिति, नचिकेत मोर समिति। सब नचिकेत मोर समिति तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, हमेशा इनका नाम रहता है नचिकेत मोर समिति का। ठीक है, सबसे ज़्यादा, और नरसिंहम समिति, ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये विलय बैंक किए गए हैं, जिन बैंकों का विलय हुआ है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, वो ध्यान देंगे। पंजाब नेशनल बैंक, जिन बैंकों का विलय हुआ, पंजाब नेशनल बैंकों में किसका किसका विलय हो गया है, तो कौन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। सिंडिकेट बैंक किस में चला गया, कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन किस में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में। देना बैंक ऑफ विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, इनका विलय इसमें किया गया है, याद रखिए। ये पंजाब नेशनल बैंक का विलय ही करा दीजिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सुधार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत चीज़ें रिफॉर्म हुई यहाँ से। ठीक है, और भारत में तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो आर्थिक सुधार के बारे में देखते हैं। भारत में वर्ष 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधार इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 1991 में पूर्व भारत की आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि नियमन एवं नियंत्रण के लिए इतने कानून बनाए गए कि आर्थिक विकास रुक गया। ठीक है, तो इतने सारे कानून उस टाइम बना दिए हैं कि भारत में क्या हो गया, आर्थिक विकास ही रुक गया। बस 1948 में 23 देशों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया, जिसे गेट बोलते, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। इसका उद्देश्य व्यापार को सुलभ बनाना था। 1994 में इसका नाम बदलकर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और अब ये देख लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक नीतियों के बारे में कब हुआ, तो 1991 याद रखिएगा। 1948 में 23 देशों ने मिलकर किस संगठन का स्थापना किया था, गेट का। और WTO कब किस सन में बना,
तो 1994 में क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, मतलब बना और 1995 में ये काम करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1995 से 1995 से काम करना, 1994 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस 1991 में भारत को विदेशी ऋण को बोझ का सामना करना पड़ा। पेट्रोल, डीजल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं रह गया था। इस स्थिति में भारत ने IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सामान्य रूप से विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, कई बार पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सामान्य रूप से विश्व बैंक का सहारा लिया तथा कुछ शर्तों के साथ भारत को $7 मिलियन का क्या होता है, ऋण प्राप्त होता है। भारत को WTO की सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसकी शर्त थी भारत क्या करे, अगर आपको वर्ल्ड बैंक से अगर लोन चाहिए तो आपको WTO की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। इस तरह की शर्तें क्या की गई, तय की गई। और इस टाइम WTO का भारत सदस्य है वर्तमान में। ठीक है, 1995 में याद रखिएगा भारत इसका सदस्य बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी शर्तों को मान लिया गया तथा नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की गई। भारत ने 1 जनवरी 1995 WTO का क्या किया, सदस्य बन गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। 1991 के बाद आरंभ हुई आर्थिक सुधार नीतियों में प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया और केवल निम्न 6 श्रेणियों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। वो क्या क्या थी, देख लीजिए। 6 में ही सिर्फ आपको टैक्स लगता था, मतलब लाइसेंस लेना पड़ता था, टैक्स की बात नहीं कर रहा, सॉरी, लाइसेंस। अल्कोहल, सिगरेट के लिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, विमानन के लिए, रसायन के लिए और औषधि भेषज के लिए। यानी सिर्फ 6 सेक्टर ऐसे थे जिनको अगर आपको स्टार्ट करना है इस रिलेटेड बिजनेस, तो आपको क्या होना था, लाइसेंस लेना होता था। वर्तमान में ये भी अब नहीं है। ठीक है, एल्कोहल को समाप्त हो गया, सिगरेट भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। केवल एक परमाणु ऊर्जा एजेंसी, परमाणु से रिलेटेड जो खनन और उत्खनन है, यही सिर्फ भारत सरकार के पास रह गया, बाकी सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। वित्तीय क्षेत्र की सुधार नीतियों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रक की भूमिका से हटाकर सहायक की भूमिका में रखना था। ठीक है, सुधार का क्या कारण था, वित्तीय क्षेत्र की सुधार नीतियों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI था, ठीक है, को नियंत्रक की भूमिका से हटाकर सहायक की भूमिका में रखना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% तक कर दिया गया। बैंकों को अनुमति के बिना नई शाखा खोलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बैंकों को अनुमति के बिना नई शाखा खोल सकते थे, यानी पहले हर बार परमिशन लेनी पड़ती थी, अब ये क्या कर सकते थे, अपने शाखाएं खोल सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। 1991 के बाद भारतीय राजकोष नीतियों में बदलाव किए गए। कर व्यवस्था में सुधार एवं सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों को भी सुधारा गया। करों को कम किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर भरें। प्रत्यक्ष कर 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर लगने वाला करों में कमी आई है। इंपॉर्टेंट रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1991 में भारतीय मुद्रा रुपया का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। वर्तमान समय में रुपये एवं डॉलर का मूल्य स्वयं आयात और निर्यात के अनुसार क्या होता है, निर्धारित होता है। तो जिस तरह से आयात और निर्यात बढ़ता रहता है, उसी तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया बनता ऊपर नीचे होता रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महारत्न, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महारत्न, नवरत्न एवं लघु रत्न घोषित किए गए। देख लीजिए कौन कौन से महारत्न, IOCL, सेल, ONGC, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, भेल आदि। नवरत्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भेल, भारत हेवी लिमिटेड, ठीक है, MTNL, BPCL, SBI। लघु रत्न BSNL, IRCTC इत्यादि। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था के खुलने से FDI इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तथा FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1990 से 1991 में $100 मिलियन FDI बढ़कर 2014-15 में कितना हो गया, 73 मिलियन तक डॉलर पहुंच गया। FDI भारतीय उद्योग में निवेश से संबंधित है। FII केवल पूंजी बाजार, शेयर मार्केट में निवेश से संबंधित है। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे इंट्राडे या डिलीवरी पे, ये जो ट्रेडिंग करते होंगे उनको पता होगा FII बहुत सारे कंपनियों में पैसा लगाती है। ठीक है,
और इन्हीं अभी जैसे मार्केट क्या होता है कभी क्यों डाउन हो जाता है, तो आप सुने होंगे कि बाहर एक दिन में 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो 6 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए का एक ही दिन में नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है कभी कभी जब इनको लगता है कि भारतीय मार्केट में कुछ चीज़ें उथल पुथल होने वाली है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ उथल पुथल होने वाला है, तो क्या करते हैं एफआई क्या करती है, अब पूरा पैसा निकाल लेती है। ठीक है, तो जिससे भारतीय इकोनॉमिक्स पे क्या होता है प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बड़ी बड़ी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विनिवेश, सरकार प्रतिवर्ष सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश का कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है कि कितना करना है। देखा होगा एफडीआई में कि भैया एलआईसी में कितना करना है, तो हर एक चीज़ का एक पैमाना बना रखा है कि किसी बैंक में अगर कितना इन्वेस्टमेंट करना है तो विनिवेश कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस योजना, देखिए अब जन धन योजना, यहाँ से सारी योजनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट सारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है। जन धन योजना, ठीक है, इस योजना की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या था उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंक की सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना। देखो जनधन कार्ड दिया गया था, सभी लोगों को जनधन कार्ड मिला था और सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने बैंक में अपना जाकर, जिनका नहीं भी अकाउंट था उन्होंने अकाउंट खोला था। ठीक है, कई लोगों ने तो इस लालच में खोला था कि भैया 15 लाख रुपये हमारा आएगा। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, मतलब मैक्सिमम लोग क्या हुए बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बैंकिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये एक उपलब्धि है। उद्देश्य देश में सभी परिवार को बैंकिंग दी गई। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। कृषि सुधार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कब शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 2016 को। ठीक है, 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत की। इस योजना में एक मौसम एक दर का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना 2 जुलाई 2015 को। देखिए ये सीधे डेट ही पूछे जाते हैं, सीधे पूछे कब हुआ था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करना तथा हर खेत को पानी पहुंचाना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाना था? तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख ली 13 जनवरी 2016 को, ये 2 जुलाई 2015 को। आगे देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फरवरी 2015 था, 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ में इस योजना को क्या की? शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य था प्रत्येक इंसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्व की स्थिति की सही जानकारी देना और उसे उर्वरक की सही मात्रा का प्रयोग करना की सलाह देना। जैसे क्या होता है कि खेतों में पता है कि यूरिया डालना है कि नहीं डालना, का क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, पता चला कि आपने कुछ भी उसमें डाल दिया, पोटास ला के डाल दिया, नाइट्रोजन का किसी चीज़ का भी छिड़काव कर दिया या डाल दी, तो उससे क्या होता है कि मृदा का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगर मृदा की जांच कर लिया कि उसमें किस तत्व की कमी है और सिर्फ वही तत्व उसमें डाला जाएगा, तो क्या होगा? लागत भी कम आएगी और किस चीज़ की खेती की जाए ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो इससे किसान के ऊपर भी बर्डन क्या होगा? कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2015 को किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और कहाँ पे? राजस्थान के सूरतगढ़ में। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2016 से लेकर 20 तक की अवधि के लिए कितना 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, अब देख लीजिए पूरी की पूरी जीएसटी के यहाँ पूरा इतिहास पॉइंट में आपको दिया गया है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पे आया? जो नहीं पढ़े उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे एक बार में। फ्रांस में 1954 में लाया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, इसी दिन क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर क्या है? आधारित है। तो भारत का जो मॉडल है वो किस देश का आधारित है? कनाडा देश पे। जैसे का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। 100 देखिए 101 संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? कौन सी कमेटी थी भैया?
तो कौन सी कमेटी थी, किस कमेटी के सुझाव पे ये लाया गया था, तो थे ये भैया विजय केलकर समिति ने। ठीक है, किसके सुझाव पर, विजय केलकर समिति। जीएसटी मुख्यालय ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, टीवी देखते होंगे तो आपको याद होगा। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं। जब ये जीएसटी लागू हुआ था उस टाइम ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, अभी जैसे आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 1 जनवरी से जो कपड़े हैं, जूते हैं, उनके ऊपर क्या है, 5% से 12% जीएसटी, यानी उनको 5% हटा के 12% वाले कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो भैया जिसको कपड़े उपड़े खरीदने हैं खरीद लें, क्योंकि जीएसटी बढ़ने वाली है। 5 से 12%, अब कुछ जो थे 18% में उनको 12% में लाया गया है। ठीक है, जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो कुछ चीज़ें होती रहती है। और याद रखिएगा, पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत ज़्यादा मारामारी चल रहा है देश में, तो इसको जीएसटी के अंदर लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी किसी भी मीटिंग में ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये आप के लिए तो बहुत ही आसान हो गया, जो नहीं पढ़े होंगे पहली बार देख रहे होंगे, तो जो बैंकिंग तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आर ओ या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयुष्मान। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर की गई, झारखंड की राजधानी रांची में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, जो आर्थिक रूप से कमजोर को स्वस्थ बीमा मुहैया कराना था। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी देखते होंगे कंपनियां प्रोवाइड कराती है, जैसे लाइफ एक्सा सुना होगा आपने, आईसीआईसी लैम्बार्ड सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, ठीक, इस जो प्रोवाइड कराती हैं आपको कैशलेस सुविधा के, आप जाते हैं इलाज कराते हैं फोर्टिज में, अपोलो में, तो आप सीधे आपका कार्ड होता है और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई। और प्राइवेटाइजेशन ये गवर्नमेंट का है, यानी भारत सरकार। याद रखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसीलिए लिखा हुआ है। तो प्रत्येक परिवार 5 लाख का कैशलेस। ठीक है, इस योजना से 10.74 करोड़ बीपीएल धारकों को फायदा होगा। इस योजना में 1350, ठीक है, 1350 तरह की बीमारियों की जांच, सर्जरी, मेडिसिन इत्यादि उपलब्ध हैं। सीधे आंकड़ा याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे योजना इम्पोर्टेंट है। गंगा, नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्रालय जो उमा भारती करती हैं। इस योजना को 2020 तक क्या करना था, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि ये पूरा हुआ नहीं, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी से ये याद रहेगा, बस ये याद रखिएगा 10 जुलाई 2014 को। अभी नमामि गंगे से तहत बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता था, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर अभी जब पढ़ाया जाएगा अभी 1-2 दिन में, तो आपको वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। मेक इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान देना। इस कार्यक्रम का मुख्य जो लक्ष्य लागू था वो 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को क्या करना था, 16% से बढ़ाकर 25% करना था। याद रखिएगा सीधे कितना से कितना परसेंट था। तो यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मेक इन इंडिया के बारे में, कब हुआ था, तो 25 सितंबर 2014। ठीक है, 25 जो क्षेत्र हैं उसमें से रोजगार सृजन करना और कितना निर्माण में भागीदारी बढ़ानी है, तो 16% से बढ़ाकर 25% तक करना। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कब 98वें जन्म तिथि पर शुरू की गई। तो याद रखिएगा कब शुरू की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल के 98वें जन्मदिन पर क्या की गई,
शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित युवाओं को समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल उत्पादन क्षमता को विकसित करना है। ठीक है, तो बता याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की गई? 25 सितंबर 2014 को। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 3 सालों में 15 से लेकर 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को क्या करना था? रोजगार देना था। मेन उद्देश्य क्या था? 15 वर्ष से 35 वर्ष। अब ये कोई मत सोचना 14 वर्ष तक, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब फंडामेंटल राइट आप पढ़ोगे, उसमें राज्य के नीति सख्त पढ़ोगे, तो उसमें कहा गया 7 से 14 वर्ष के बच्चों को काम करने का मनाही है, प्रोहिबिटेड है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा 15 से 35 वर्ष के बच्चों का अगर क्वेश्चन अगर आ गया 14 से 35 वर्ष, तो कभी भूल के भी मत मार दीजिएगा। इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रारंभिक फंडिंग आवंटित किया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना, 5 गांव गोद लेने थे, याद होगा आप लोग अच्छे से उस टाइम। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे में विकास को आदर्श गाँवों में नामित करना या मॉडल विकसित करना था। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेना था। अब पता नहीं कौन किस गांव को गोद लिया है। स्टार्टिंग में तो ये योजना बहुत बार न्यूज़ में रही, उसके बाद से बहुत टाइम से तो इसके ऊपर कोई आंकड़ा नहीं हमने देखा, या करंट में कोई अपडेट नहीं देखा है। ठीक है, तभी जो लक्ष्य याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट यही है, हो या ना हो उससे हमें क्या लेना देना, ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा। 2019 में क्या था? संसद ग्राम जब योजना लागू हुई 14 तारीख को, मतलब 14 बोल रहा हूँ, 2014 को, तो ये कहा गया था 3 गाँव को लेना है। ठीक है, कब तक? 2019 तक, और 2024 तक बढ़ा के 8 गाँवों को लिया गया। तो अब थोड़ा आप लोग अगर होमवर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके अंदर कौन कौन सी आदर्श ग्राम योजना है, और आदित्यनाथ योगी के तहत, ठीक है, कौन कौन सी थी। अभी तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है, तो जैसे 2017 से पहले कौन थी, ठीक है। मैं भी, हमको नहीं लग रहा कि इनसे क्वेश्चन पूछेगा आदित्यनाथ योगी से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन पूछने का रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड जो 8 गाँव हैं, क्योंकि देखिए कम से कम 3 गाँव तो होंगे, तो 3 गाँव के बारे में आप पता कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इंद्रधनुष देख लीजिए कैसे बना हुआ है इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पे, तो बहुत आसान है, सुशासन दिवस कब है? 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। क्या करना था? स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण, यानी सभी बच्चों के टीकाकरण करना था। इंद्रधनुष के 7 रंगों पर करने वाले इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को क्या करना था? प्राप्त करना था। अब इसमें क्या था? 7 कलर के धनुष, इसमें 7 रोग भी होंगे। कौन कौन से रोग हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण किया जाता है। तो 7 याद रखिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। याद रखिएगा, आसान भी है। 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस पे। पहला योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था। इस पहली योजना जो, ठीक है, पहला बोला पहली योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर करना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप सुने भी होंगे, ठीक है, यानी जो भी सब्सिडी होती थी वो सीधे आपके अकाउंट में चली जाती थी, और जिसको सब्सिडी नहीं मिल रही है वो जाके गवर्नमेंट में पता करें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया, अर्थात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध योजना है। इस योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, योजना बहुत ही फेमस है, हरियाणा में लागू किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को ऊपर उठाना था। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, ये ध्यान दीजिएगा। यह योजना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू हुई थी। माधुरी दीक्षित को क्या किया गया था? भारत सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लोग याद भी होगा। सचिन मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 की हुई। मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनाइट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा लोन देती है, सीधे याद रखिएगा, बस ये डेट याद रखिए 8 अप्रैल 2015। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर तथा तरुण। और इसमें याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोन बांटा गया मुद्रा योजना था, तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है। शिशु के तहत 50,000, किशोर की तरफ 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन को देने का प्रावधान है। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं की जाती है। उजाला योजना सबको पता होगा। उजाला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को की थी। उजाला का रूप है यूनाइट ज्योत बाई अफोर्डेबल LED। ठीक है, उन्नत ज्योत, भैया लाइट अफोर्डेबल, आपको LED लाइट मिलती थी। ठीक है, आप जलाइए, जैसे 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, उस 100 वाट के बल्ब की जगह आप 10-10 वाट का LED बल्ब जला दीजिए, तो पता चल रहा है पूरे कमरे में आप 5 लाइट जला रहे हैं, 100 वाट का, 60 वाट का, उसकी जगह आपके 100 वाट में आप 5 LED जला के उतनी लाइट आप प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझिए, उजाला यही है। ठीक है, तो उजाला लाइए घर में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। इंपॉर्टेंट है, देखिए कोलकाता से किया था, ध्यान ही नहीं जाएगा, कोलकाता दे देगा तो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना था। देखो कवर है, भर रहेगा, भर दीजिए। इस योजना के तहत बचत बैंक खातों के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु को कोई भी व्यक्ति 12 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष के प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना देख लीजिए, ये भी 9 मई 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम देकर भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त कर सकते। 330 रुपया दीजिए या 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम देकर आपके 18 से, इसमें 70 है, यहाँ याद रखिए 18 से 50 है, यही डेट कन्फ्यूज करेगा आपको दोनों में। ठीक है, दोनों योजनाओं में, जो एक योजना आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो दोनों में डेट क्या है, इसमें थोड़ा एज के याद डिफरेंसेस है, 18 से 50 और इसमें 18 से 70। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 कलकत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का लक्ष्य था असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन मुहैया कराना। ठीक है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया गया। 18 से 40 वर्ष, इसमें क्या रखिएगा, 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग कोई भी व्यक्ति इस बैंक में जमा करके क्या कर सकता है, 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम 20 साल पहले उसका योगदान करना होगा। अमृत योजना, अमृत योजना की शुरुआत भारत सरकार 24 जून 2015 की। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं जो बेबुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क इत्यादि प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी, मेन जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था उसमें यही थी, बनाने 500 शहरों में आधारभूत सुविधा डेवलप करना था। 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। देखे होंगे सभी के लिए घर प्रोवाइड कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर मिल रहा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो याद रखिए कितना डिलीवर किया गया है, आप कितनी घर बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों का कितना रिकॉर्ड है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्मार्ट सिटी योजना कब लागू की गई थी, 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था, 2020 तक 161 शहर चुने गए, जिसमें पूर्व में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी भी इसमें विकसित करना है। ठीक है, जो 100 स्मार्ट सिटी थे अब 500 शहरों में आधारभूत में, उसमें सिर्फ जो था जो 161 कर दिया गया, उसमें 100 इसमें स्मार्ट सिटी शामिल थे, यानी सिर्फ 61 को बढ़ाया गया है, किसमें,
स्मार्ट सिटी योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना, कई लोग फॉर्म भरे हैं, इसमें 2.5 लाख रुपए तक मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी, याद रखिएगा। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास के नाम लक्ष्य दिया गया। 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना है। पहली बात तो देख लीजिए, सबसे बड़ा फैक्ट इन्फॉर्मेशन तो यही है, 2022 से 2 करोड़ घर बनाने हैं। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की जब कोरोना आया था, तो इसका सबसे ज़्यादा आप बेनिफिट देखे होंगे, सबको डिजिटली हो रहा था पेमेंट। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना को सभी सरकारी सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? 15 जुलाई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, और इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरुआत कब की गई थी? 16 जुलाई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरियां मुहैया कराना। ठीक है, ये देखेंगे कई जगह पे ओपन था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कई जगह पे बने हुए थे इसके ऑफिस। ठीक है, ये देख लीजिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भारत के महारत्न कंपनियाँ देख लीजिए कौन कौन से हैं। BHEL है, NTPC है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है, भारत है, ONGC है यानी भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड है, सेल है, HP है, गेल है। ठीक है, भारत की नवरत्न कंपनियाँ, और यहाँ पर देख लीजिए सभी नवरत्न कंपनियाँ हैं। PFC है, HL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, NMDC है, SCI है, ठीक है, REC। तो ये सभी आपकी नवरत्न कंपनियाँ जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2021 में, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यहाँ पे दे दिया गया थोड़ा सा। तो देख लीजिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। ऊपर ही पढ़ जाए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। भारत के नियंत्रक का मालिक परिषद, ये गलत है, देख लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर भारत के नियंत्रक का मालिक परिषद न होकर यहाँ पे RBI की गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। ते शशिकांत शर्मा है। ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको लास्ट वाली लाइन, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये गलत है सारी चीज़ें, यहाँ पे इसका वर्णन नहीं करना चाहिए था, बस यहाँ पे ये हो गया है तो इसको गलत कर है। ठीक है, तो इतना सारा जो सारी चीज़ें थी वो आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी गई। लगभग मैक्सिमम जितनी कोशिश किया गया कि जो भी चीज़ें छोटी बड़ी वो आपको पूरी चीज़ें यहाँ बता दी गई। अब देखिए, इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो प्रेजेंट टाइम यानी करेंट में और जो अभी आपने पढ़ा उससे, इन दोनों का सम्मिलित रूप से रहेगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का पूरा रहेगा। और जो ये क्वेश्चंस होंगे वो RBI, आपके बैंक, आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। तो कल इसका एक और वीडियो बना के इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन का पूरा सेट, जिससे आपको इतना देख लेंगे तो आपका 1 घंटे का लगभग ये वीडियो हो गया, और लगभग 1 घंटे के आसपास का लगभग 1 से 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यानी 70 मिनट या 80 मिनट का, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतना करने के बाद से आई होप कि आपका इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी अगर कोई इसमें मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।